हेलो एंड वेलकम टू एस आर एस अकेडमी। गाइस, कंप्लीट एंशिएंट हिस्ट्री की हम लोगों ने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था उसमें महाजनपद काल चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा था। पार्ट 3 आने में काफ़ी लेट हुआ क्योंकि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, बट अभी कोशिश रहेगी कि रेगुलर वीडियोज़ आपको मिलते रहें। गाइज, आप कोई सा भी कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का पीएससी हो, यूपी ट्रिपल एससी हो या सुपर टेट हो, जहाँ पर महाजनपद काल एज ए टॉपिक इंक्लूड होगा, ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। सभी चीज़ें इसमें नोट्स के फॉर्म में हैं, तो अगर आप इसको सही से नोट डाउन करें और इसको मेमोराइज करें तो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उम्मीद करेंगे आप सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर पा रहे हैं, अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ओके गाइज, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महाजनपद काल का जो ये नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट 3, विदेशी आक्रमण थी उस समय काल में या उस समय काल के आसपास जो प्रमुख विदेशी आक्रमण हुए थे, आइए उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला आक्रमण जो हमें देखने को मिलता है वह था ईरानियों के द्वारा किया गया आक्रमण, जिसे हम फारसी आक्रमण के नाम से भी जानते हैं। यह 516 बीसी में किया गया था। हखामनी वंश के डेरियस प्रथम, जो डेरियस प्रथम था वह हखामनी वंश का राजा था, जिसने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यह आक्रमण किया था और उसने विजय प्राप्त की और वहाँ पर 20वां प्रांत भी स्थापित किया। खरोटी या आरमाइक लिपि के बारे में जो जानकारी भारतीयों को हमें होती है वह इन्हीं के हखामनी वंश के जो ये शासक आए भारत में, इन्हीं के माध्यम से भारतीय शासकों को भी या भारतीय लोगों को भी खरोष्टी या आरमाइक लिपि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अभिलेख लिखने की प्रक्रिया अशोक ने सीखी। जो अभिलेख लिखने की प्रक्रिया अशोक ने सीखी थी वह भारत में इन्हीं शासकों के द्वारा लाई गई थी। बाद में यह चलकर भारत में काफ़ी प्रचलित होता है और अशोक ने कई अभिलेख अपने समय काल में लिखवाए, लेकिन सर्वप्रथम यह जो कला थी यह इन्हीं शासकों के द्वारा भारत में लाई गई थी। क्षत्रपी प्रणाली इनके प्रभाव से आरंभ होती है। क्षत्रपी प्रणाली का ये लोग प्रयोग करते थे और जब भारत में इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो यहाँ पर भी अपनी जो उनकी शासन प्रणाली थी उसका इन्होंने विस्तार किया या उसी के अनुसार इन्होंने अपने शासन को चलाने का प्रयास किया और भारतीयों में भी यह प्रणाली प्रचलित होने लगी। क्षत्रपी प्रणाली होती क्या है? साम्राज्य को प्रांतों में बांटने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्षत्रपी प्रणाली के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि जिससे शासन को और सुदृढ़ तरीके से चलाया जा सके। ईरानियों के आक्रमण के साक्ष्य जो हमें देखने को मिलते हैं वह मुख्यतः दो अभिलेखों से देखने को मिलते हैं। प्रथम है पर्सिपोलिस अभिलेख और दूसरा है नस्क और रुस्तम अभिलेख। पर्सिपोलिस अभिलेख, नस्क और रुस्तम अभिलेखों से हमें ईरानियों के आक्रमण के साक्ष्य देखने को प्राप्त होते हैं। अन्य प्रमुख आक्रमण की जब हम बात करते हैं तो उनमें यूनानी आक्रमण भी प्रमुख है, जिसमें सिकंदर का नाम आता है, जिसे हम अलेक्जेंडर के नाम से भी जानते हैं। यूनान के मेसिडोनिया या मैकडोनिया नामक शहर का यह राजा था, जिसने भारत पर 326 या 326 से 324 बीसी के दरमियान आक्रमण किया, जो कि 4वीं सदी ईसा पूर्व आती है, क्योंकि 324 4th सेंचुरी में काउंट किया जाता है। ओके गाइज, तक्षशिला के राजा अंबी से इसका युद्ध होता है। पंजाब में पोरम या पुरू क्षेत्र में, जो कि पंजाब में पोरम या पुरू में इसका आक्रमण होता है, जो झेलम नदी के किनारे स्थित है। इस युद्ध को हाइडेसफीस के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर ने दो शहर बसाए थे भारत में, जिनका नाम था निकैया और बुकेफुल। बुकेफुल उसके घोड़े के नाम पर उसने एक शहर का नाम रखा और दूसरे शहर का नाम निकैया रखा। इसके पश्चात हमें प्रमुख धार्मिक आंदोलन उस समय काल में जो देखने को मिलते हैं उनमें सबसे प्रमुख दो आंदोलन आते हैं। आंदोलनों का नाम आता है, एक तो है बौद्ध धर्म का आंदोलन और दूसरा हमें देखने को मिलेगा जैन धर्म का आंदोलन। तो गाइस, इसके आगे का जो भी पार्ट है जिसमें धार्मिक आंदोलन है हम लोग वो पार्ट 4 में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।